आप सभी जानते हैं कि अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ था? आखिर इस हत्या का प्लान किसने किया था? आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? तमाम वो चीज हम आपके साथ बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो जरूर कर लें, जिससे कि अनुराग यादव से साथ साथ ऐसी अन्य खबर हम आपको देते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। आखिर अनुराग यादव के हत्यारों को लखनऊ में सिलेंडर किसने करवाया? लखनऊ में वो शख्स कौन था जो लखनऊ में मौजूद था? उसके बाद इनसे लगातार फोन पे बात करता रहा और इनको ले जा करके अलीगंज थाने में सिलेंडर करवा देता। रमेश और उसके घर के एक सदस्य को सिलेंडर करवा देता इतने आसानी से, फिल्मी अंदाज में कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि गर्दन काटने वाला व्यक्ति इतनी आसानी के साथ सिलेंडर कर देगा। जो व्यक्ति घर की गांव की भीड़ को देखकर, पुलिस को देख करके वो भाग जाता है, वो व्यक्ति लखनऊ में जाके सिलेंडर कैसे कर देता है? कौन है इसके पीछे जिसका हाथ है? वो कौन वो शख्स है जो लगातार परिवार के साथ बना रहा, परिवार को लेकर के घर से निकालता है और पुलिस को भी चकमा देते हुए अपने घर के हत्यारों के, अपने घर के उस सदस्य को ले जा करके लखनऊ में सिलेंडर करा देता है। जी हाँ, हम बात करते हैं लालता के परिवार के, जिस तरह से रमेश ने अनुराग यादव का गला काट करके कितने आसान तरीके से ले जा करके लखनऊ में सरेंडर करा देता है और लालता जो है खुद घर से पुलिस उसको बरामद करती है, उसके बाद उसको जेल भेज देती है। इस सब पीछे से किसका हाथ था और उसी किसका हाथ था कि अनुराग यादव का हत्यारों का जो इनकाउंटर नहीं हो पाया? सारे राज खुल गए हैं। कौन वो व्यक्ति था जो लगातार फोन से बात करता रहा और लखनऊ में खुद मौजूद रहा, लखनऊ में ले जा करके रमेश को और उसके एक सदस्य, घर के और सदस्य को सिलेंडर करा देता है। ये अहम जो है जानकारी हम लेकर के आए हैं। जो एक मुद्दा बना था, आखिर ये सब है कौन? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे राजेश है, कुछ लोग कह रहे थे कि उसके पीछे उसके साथी लगे हुए हैं, उसके घर की कोई और सदस्य हैं जो पूरी तरह से प्लान कर करके हत्या करने के बाद किस तरह से फिल्मी अंदाज में वो लखनऊ तक पहुंच जाते हैं और जौनपुर पुलिस देखती रह जाती है। जी हाँ, आज इस सब का पूरा राज खुला है। आखिर इनकाउंटर पुलिस चाहती थी करना, या पुलिस जिस गुस्से में अजय पाल शर्मा अपनी पिस्टल मंगवाते हैं और उसके बाद आरोपी के घर में घुस जाते हैं और अपने मौजूद वहां पुलिसकर्मियों से कहते हैं इसका दरवाजा तोड़ो, इसके घर में हम घुसेंगे, इसके घर के में चेक करेंगे कि अपराधी कहाँ छिपे हैं। आखिर वो अपराधी गर्दन काट करके कितने आसानी से साथ लखनऊ पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो पुलिस विभाग के बारे में अच्छे से जानता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कानून के बारे में अच्छे से जानता हो। अनुराग के पिता की अगर माने, अनुराग की बहन की अगर माने, तो वो लगातार यही कहते हैं कि जो उसके घर का राजकुमार है, यानी कि लालता का भाई है राजकुमार, वो सबसे शातिर है। सारा प्लान वही तैयार करता है। जब किसी घटना को अंजाम देना होता है तो सबसे पहले राजकुमार 1 से 1.5 महीने घटना के पहले ही घर से गायब हो जाता है, उसके बाद कोई बड़ी घटना हो जाती है। ऐसा ही हुआ है हमेशा, क्योंकि पड़ोसियों के साथ जो 18 मुकदमे लालता के दर्ज करके उनकी जमीनों को हड़प लिया है। सारे लोग आज प्रताड़ित हैं लालता से। लेकिन को इनकाउंटर करना चाहती पुलिस क्यों नहीं कर पाई, इसका भी राज हम आपको खोलेंगे। जी हाँ, ये दरोगा राजेश यादव का नाम, जिसका अभी हाल ही में जिला जज ने इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, ये मानते हुए खारिज कर दिया कि हाँ, आरोपी कहीं न कहीं जिस हिसाब से जो साक्ष्य मिले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि राजेश ही वो शख्स है जिसने पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से, यानी कि जिसको आप षड्यंत्र कहते हैं, षड्यंत्र रच करके अनुराग यादव की हत्या कराई। उसके बाद आसानी से ये लोग लखनऊ में जा करके सिलेंडर कर देते हैं। तो राजेश यादव जो कि मेरठ के एक थाने में तैनात था, वहां पर जो है ये दरोगा के पोस्ट पे था, उस थाने में था, वो लखनऊ अचानक क्यों पहुंच जाता है? लखनऊ अचानक कैसे पहुंच जाता है? और उसके बाद लखनऊ में रमेश और उसके घर का एक सदस्य कैसे जाकर के सिलेंडर कर देते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी कि जो लालता के वकील थे, जो राजेश की पैरवी कर रहे थे, जब जज के सामने कहते हैं कि मेरा जो ये राजेश यादव है ये ट्रेनी दरोगा है और घटना के 1.5 साल पहले तक वो घर नहीं आया था, यानी कि लालता के जो बेटा राजेश है वो घटना के 1.5 साल पहले तक घर नहीं आया था, अंडर ट्रेनी दरोगा था, लेकिन अचानक से लखनऊ पहुंच कैसे जाता है, किस काम से पहुंचता है? हालांकि इस राज से भी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन पुलिस इनकाउंटर क्यों नहीं कर पाती है? वो गुस्सा, जो गुस्सा कप्तान के चेहरे पर देखा गया, वो गुस्सा जो पुलिस कर्मियों के अंदर देखा गया, वो गुस्सा कितने आसानी से शांत हो गया, इसका ये भी एक बहुत बड़ा राज है। जी हाँ, क्योंकि जब पुलिस
वो प्रारोपियों को पकड़ना चालू किया। वो सीडीआर का, जिसका आप जिक्र करते हैं, सीडीआर का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति से बातचीत का पूरा जो डिटेल होता है, पूरा लोकेशन होता है, उसको सीडीआर कहते हैं। और वो सीडीआर से पता चलता था कि राजेश यादव ही वो शख्स था जो कि रमेश को लखनऊ बुलाता है, क्योंकि उसको पता था इनकाउंटर से बचाना था, क्योंकि घटना बड़ी थी। वो दरोगा था, वो जानता था कि घटना बड़ी है और जौनपुर पुलिस हो सकता है रमेश का इनकाउंटर कर दे। उसके बाद वो लगातार घटना के पहले तक जो जिस तरह से घटना करवाया संयोजित तरीके से, और उसको ये प्लान भी किया था कहाँ घटना के बाद कहाँ इसको सिलेंडर करवाना है। तो राजेश ने पूरे गेम को तैयार किया, पूरे प्लान को तैयार किया। उसके बाद अनुराग यादव की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। उसके बाद राजेश यादव लगातार फोन पे बना रहता है और रमेश को ले जा करके, क्योंकि रमेश ही टारगेट होता, उसको पता था, वो दरोगा था, वो पुलिस था, उसको पुलिसिया कार्रवाई पता थी कि पुलिस अगर किसी के ऊपर अटैक करेगी या किसी के ऊपर बड़ा एक्शन लेती है तो वो होगा रमेश, क्योंकि रमेश ही तलवार से अनुराग यादव की गर्दन काटा था। अगर पुलिस इनकाउंटर करती तो वो शख्स था रमेश, जिसको ले जा करके अलीगंज थाने में फिल्मी अंदाज में यही वो दरोगा राजेश जो उसका भाई था वो ले जा करके सिलेंडर करवाता है। और वहाँ कैंप क्या होता है, वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा काम होता है कि अलीगंज थाने की पुलिस पूरी तरह से लिखा पढ़ी में सुपुर्दगी नामा बनाते हुए रमेश को और उसके घर का जो दूसरा सदस्य था उसको जौनपुर पुलिस को सौंपती है। यानी कि जौनपुर पुलिस उसे सुरक्षित तरीके से जौनपुर लाती और उससे पूछताछ करती, उसके बाद उसे कोर्ट ले जाकर के पेश करके उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती। ये कारनामा होना था और ये कारनामा आसानी से हो गया, क्योंकि इसमें जौनपुर पुलिस कुछ नहीं कर पाई और लखनऊ पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी कि लखनऊ पुलिस से इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो सीडीआर जो निकल करके आया है, जैसा कि वकील ने बताया है, जब वहाँ पे अनुराग यादव के वकील ने जब ये कहा कि मेरा जो ये राजेश यादव है ये दरोगा था, ये अपने ड्यूटी पर तैनात था, इसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, तो सरकारी वकील जो होते हैं सतीश कुमार पांडे, फौजदारी केस के अधिशासी अधिवक्ता है, इनकी तरफ से बयान दिया जाता है कि सीडीआर को बेस बना करके जो बयान दर्ज हुए हैं उसको बेस बना करके वो कहते हैं कि सीडीआर में इनकी संलिप्तता पाई गई है। सारे साक्ष्य हैं कि राजेश यादव घटना के पहले लगातार परिवार से बात करता रहा, घटना के बाद ये जो है लगातार बात करता रहा और वो लखनऊ में उसमें मौजूद था जब रमेश और उसके घर का जो दूसरा सदस्य था रमेश, दो लोग लखनऊ के अलीगंज थाने में सरेंडर करते हैं। राजेश उस समय वहां लखनऊ में मौजूद था। अब सवाल उठता है कि राजेश उस समय कर क्या रहा था, एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पे हम ये पुष्टि नहीं करते कि राजेश कर क्या रहा था, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि ट्रेनी दरोगा था, हो सकता है किसी कारण से वो लखनऊ आया रहा हो, या फिर जिस तरह से इसका राजेश साजिश किया पूरी घटना को, हो सकता है उस साजिश के तहत वो लखनऊ पहुंचा रहा हो। क्या कुछ है अभी इसकी जानकारी निकल नहीं पाई, इसकी जानकारी हम जैसे ही निकलती आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल राजेश ही वो शख्स था, क्योंकि राजेश अब अर्जी लगा रहा है कि कोर्ट में, क्योंकि परिवार के अन्य किसी सदस्य की जो है याचिका नहीं दाखिल की गई कि उसकी जमानत मिल जाए, जमानत याचिका कह सकते हैं कि नहीं दाखिल की गई है, सिर्फ राजेश की जा रही। अब बड़ा सवाल आप समझिए आप यहीं पे, राजेश क्योंकि सबसे मजबूत सदस्य है उस घर का, दरोगा है, कानूनी दांवपेच वो जानता है। अगर राजेश बाहर आ जाता है तो सारे मामले को आसानी से वो हैंडल कर लेगा। जो उसके और भी घर के सदस्य हैं जेल में हैं उनको भी कहीं ना कहीं आसानी से बाहर छुड़ा लेगा, जमानत करा लेगा। लेकिन ऐसे में राजेश की फाइल क्यों दाखिल की जाती है, क्योंकि दरोगा है, उसकी नौकरी भी बचानी है। तमाम वो सवाल हैं जो जिसकी वजह से राजेश की जमानत कराई जा रही है। राजेश की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई, लेकिन जज और जो सरकारी वकील होते हैं सतीश कुमार पांडे, जो कि अनुराग की तरफ से आप कह सकते हैं या सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता वो नियुक्त किए गए हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ पैरवी करते हैं और सारे साक्ष्य के तहत बात करते हैं। ऐसे में जिला जज अनिल कुमार वर्मा दोनों तरफ के जो वहाँ पे बयानबाजी होती है, जिसको आप बहस कहते हैं, बहस होती है, उसके बाद वो सुनते हुए वो ये मान लेते हैं कि नहीं, जितने साक्ष्य हैं इसके जमानत याचिका को खारिज करने के लिए साक्ष्य हमारे पास पर्याप्त है, और उस साक्ष्य को ये मानते हुए उसके बाद राजेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर देते हैं। ऐसे में राजेश की जो चाल थी, राजेश के जो दरोगा पूरी ताकत लगाते हैं, जज उस पर पानी फेर देते हैं, राजेश फिर से जेल में है, क्योंकि राजेश बाहर आएगा वो पूरे सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेगा। और कहीं ना कहीं जो उसके पिता हैं, जो उसके रमेश हैं, जो उसके घर के दो और सदस्य हैं जेल में हैं, और महिलाएं कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं, वो सारे चीज़ों को हैंडल करते हुए सभी को बाहर कर लेगा। उसके बाद मुकदमा चलेगा, फिर जो भी उसमें सजा होगी उसके बाद उसको जेल होगी। लेकिन उसके पहले राजेश को किस तरह से चालाकी के तहत उसको
जमानत कराई जा रही है कि राजेश की जमानत हो जाए, लेकिन उसकी ये चालाकी कोर्ट के सामने नहीं लगने वाली है, क्योंकि कोर्ट को पता था, कोर्ट ने जब पूरे मामले को समझा तो उसको समझ में आया इसकी जो है निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तलवार से गला काटना कहीं न कहीं ये एक बहुत जघन्य अपराध माना है गया है। उसको देखते हुए कोर्ट ने उसे जो है जमानत याचिका उसकी खारिज कर दिया है। अब बड़ा सवाल है, जमानत याचिका जौनपुर जिला जज ने खारिज कर दिया है तो राजेश यादव कहाँ जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, राजेश यादव के पास जो ऑप्शन है वो चला जाएगा हाई कोर्ट, जिसे आप उच्च न्यायालय कह सकते हैं। हाई कोर्ट प्रयागराज जाएगा, वहां पे जज के सामने अर्जी दाखिल करेगा और वहां पे अपने जमानत के लिए, अपने नौकरी को बचाने के लिए वहां पर भी बहस करेगा। अब जज के विवेक के ऊपर है, जज लेकिन जिस तरह से ये केस है उस पर वहां पे भी वकील लड़ेंगे, दोनों तरफ के वकील रहेंगे, बहस होगी। उम्मीद है जज के विवेक के ऊपर है, उम्मीद यही लगा रहे हैं लोग कि जमानत वहां के हाई कोर्ट से भी न मिले, लेकिन जब जज के विवेक के ऊपर है, जिस पूरे केस को समझेंगे, क्योंकि बड़े जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर होते हैं, उच्च न्यायालय के होते हैं, वो समझ करके इस पर क्या कुछ फैसला देते हैं। अब राजेश के पास जो अगला स्टेप है वहां राजेश के परिवार के लोग जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने इनकाउंटर नहीं कर पाया, उसके पीछे राजेश का हाथ था। अनुराग यादव की हत्या हुई, उसके पीछे राजेश का हाथ था। और पूरे घटना को जो जिस तरह से पूरा प्लान किया गया है, अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उस हिसाब से राजेश ही था, यानी कि राजेश पुलिस में था और राजेश दरोगा था। राजेश पूरे घटना के बाद पूरे केस को किस तरह से हैंडल करता, ये आप लोगों के सामने है, क्योंकि और कानून कहीं से नहीं कहता, क्योंकि राजेश को ये नहीं पता था कि अभी वो नया है, अंडर ट्रेनिंग दरोगा है, उसके सारे दांव पेच वो नहीं सीख पाया है, जिसे अपने इतनी बड़ी घटना कराने के बाद अपने परिवार के लोगों को बचा सके। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी थी वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि इस पूरे घटना के पीछे राजेश यादव सबसे बड़ा जो है षड्यंत्रकारी माना गया है। जो साक्ष्य मिले हैं कि राजेश यादव ने ही पूरे घटना को क्रिएट किया है। आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप पत्रकारिता सही से नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, और आपके पास जानकारी है तो बता नहीं रहे हैं। जो चीज़ें क्लियर नहीं होती उसको बताना ठीक नहीं होता, क्योंकि तब तक की चीज़ें क्लियर नहीं थी कि रमेश किससे लगातार फ़ोन पे बात कर रहा था, किसके कहने पर लखनऊ पहुंचा और किसने सिलेंडर करवाया, जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में, जौनपुर के दीवानी कोर्ट में जिस तरह से बहस हुई, सरकारी वकील सतीश कुमार पांडे ने बताया कि वहां पे ये मौजूद था, लगातार उसी से बात कर रहा था, क्योंकि सीडीआर में सारे साक्ष्य अंकित हैं, उसके आधार पर की जमानत नहीं गई। तो ये जानकारी जैसे ही क्लियर हुई, उसके बाद हम आप लोग के बीच में ला गए कि वो लगातार राजेश के ही संपर्क में था।